हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नए सेशन की। आज मैं आपको आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, शिक्षण विधियाँ। ठीक है, टीचिंग मेथड्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। सिलेबस मैक्सिमम आपका कंप्लीट होने वाला है। मैक्सिमम जितना आपके एग्ज़ाम में आता है या आपका सिलेबस सीटेट के सिलेबस में दिया हुआ है वो मैक्सिमम मैंने करवा दिया है। बस हार्डली ये वाली वीडियो या फिर एक और वीडियो आ सकती है। बस मैक्सिमम आप समझिए कि आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ एक शिक्षण विधियाँ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो वाली शिक्षण विधि आज करेंगे एग्जाम में। वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बट वो आपके एग्जाम सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो ज़रूरी है कि हमें करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शिक्षण विधियों में अब आज हमारा पहला जो आपका शिक्षण विधि है वो है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण यानी कि प्रोज। ठीक है, प्रोज टीचिंग। पोइट्री और प्रोज दो विधाएं आपने सुनी ही होंगी, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। तो गद्य शिक्षण की बात करते हैं। गद्य शिक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, विद्यार्थियों को गद्य शिक्षण के बारे में बताना। मेनली होता क्या, गद्य शिक्षण में कहानियाँ, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण आदि चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी इसमें। ठीक है, और इसमें छंद, लय, अलंकार वगैरह का कोई यूज़ नहीं होता है, कोई लय का यूज़ नहीं होता है। यहाँ सिंपली हम क्या करते हैं, किसी भी पहरे का या कहानी का या निबंध का केवल अर्थ समझते हैं। ठीक है, अर्थ समझाना, अर्थ को स्पष्ट करना। गद्य शिक्षण में हम अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर होते हैं बुक में, जैसे कि लेसन 2, 3, 4, पोइम को छोड़कर, कविताओं को छोड़कर। ठीक है, वो सारा गद्य शिक्षण का पार्ट है। वहाँ हमने बच्चों को सिर्फ मीनिंग को अच्छे से समझाना है, पार्ट को पढ़ाना है, उनको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वही होता है आपका गद्य शिक्षण। अब गद्य शिक्षण में मेनली आवश्यकता क्यों है गद्य शिक्षण की, एक तो जितना ज़्यादा बच्चे को हम चैप्टर रीडिंग करवाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, उतने ही ज़्यादा बच्चे की भाषा का विकास होगा, भाषा की शुद्धता और स्पष्टता के बारे में बच्चे को पता चलेगा, विचारों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता बच्चे में डेवलप होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा रीडिंग करेगा ना बच्चा, उतने ही ज़्यादा बच्चे का वर्ड वोकैब बढ़ेगा, और जितना वर्ड वोकैब बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा बच्चे की बोलने की स्किल, सोचने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगी। बच्चे में सोशल स्किल्स, मोरल वैल्यूज़ और आपका कल्चरल वैल्यूज भी बच्चे में डेवलप होंगी। लेखन और वाचन कौशल भी बच्चे का बहुत अच्छे से डेवलप होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा रीडिंग करेगा ना, उसका राइटिंग स्किल भी और उसका बोलने का स्किल भी, ओरल स्किल भी उतनी अच्छे से डेवलप होगी। क्योंकि जितना पढ़ेगा, पढ़ने से बच्चे को वर्ड समझ में आएंगे, वर्ड शब्द बच्चे के पास होंगे, और जितने ज़्यादा शब्द बच्चे के पास होंगे ना, उतने ही ज़्यादा बच्चे की पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और साथ में बच्चे की तार्किक सोच और उसकी चिंतन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, शब्दों का उतार चढ़ाव चढ़ाव होता है आपका मेनली जो गद्य शिक्षण होता है। गद्य शिक्षण में मेनली हम फोकस करते हैं बच्चे के शुद्ध उच्चारण पर, कि बच्चे का उच्चारण कितना सही बना है। साथ में बच्चे को पता होना चाहिए बालाघात का। बालाघात मीन्स कि स्वरों का उतार चढ़ाव। ठीक है, स्वर का उतार चढ़ाव ये बच्चे को पता होना चाहिए। उपसर्ग, संधि यानी कि ग्रामर के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। यानी गद्य जो शिक्षण है इसमें हम मेनली साहित्य का सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, साहित्य सबसे ज़्यादा इसमें आता है। तो गद्य शिक्षण में साहित्य का विकास सबसे ज़्यादा होता है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, मेनली देखिए, शब्द भंडार तो बच्चे का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शब्द भंडार। ठीक है, साथ में बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सृजनात्मकता बच्चे में आएगी। साथ में बच्चा अर्थ को ग्रहण करने की योग्यता बच्चे में विकसित होगी। पठन और बोधन क्षमता बच्चे में विकसित होगी। भावनात्मक और नैतिक विकास बच्चे का होगा। विचारों की स्पष्टता अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति आएगी। रोचकता और रुचि उत्पन्न बच्चे में होगी। ठीक है, सामाजिक मूल्यों की स्थापना और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का बच्चे में विकास होगा। निबंध लिखने की क्षमता बच्चे में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा चैप्टर पढ़ेगा ना, चैप्टर पढ़ने से वर्ड आएंगे, और जैसे बच्चे पैराग्राफ वगैरह लिखवाओगे तो वो क्षमता बच्चे में विकसित होगी। जो गद्य है, मेनली गद्य की कुछ एक विधाएँ भी होती हैं। विधाएँ यानी कि गद्य शिक्षण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आता है आपका निबंध, एक आती है आपकी जीवनी, नाटक, कहानी, उपन्यास, ठीक है, आत्मकथा, व्यंग, ये इत्यादि आदि। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके गद्य शिक्षण का पार्ट है। अब गद्य शिक्षण के मेनली
3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, 3 चरण हैं गद्य शिक्षण के। सबसे पहले तो प्री रीडिंग, ये मैं वैसे करवा भी चुकी हूँ पीवाई के सेशन में, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। प्री रीडिंग स्टेज, पूर्व तैयारी, यानी कि यहाँ क्या होगा कि बच्चे को पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चे को मेंटल तौर पर हम बच्चे को तैयार करेंगे, उसके इंटरेस्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर टीचर क्या करेगा, बच्चे से पीके टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे को करेगा, मतलब हिंट बच्चों को देगा। पढ़ने से पहले कुछ हिंट्स बच्चों को देगा, लेखक का नाम बता देगा, कोई टाइटल बता देगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चों को समझा देगा, अर्थों के बारे में थोड़ा सा बता देगा, कोई चार्ट ले आएगा साथ में, उस चार्ट से बच्चों को दिखा कर पूछेगा। यानी कि पढ़ने से पहले ही हमने पूर्व की तैयारी करनी है और बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और आने वाले चैप्टर के बारे में फिर हम बाद में पढ़ाएंगे। फिर बच्चे को प्री रीडिंग करेंगे। फिर क्या करते हैं फिर हम करते हैं वाइल रीडिंग, पठन क्रिया। जब हम पाठ पढ़ाते हैं, मुख्य पाठ पढ़ाते हैं बच्चे को, तो वहाँ पर हम बीच में फिर बच्चे को पूरा जो अपना चैप्टर है चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर पढ़ाते टाइम टीचर खुद आदर्श वाचन करेगा, बच्चे चैप्टर रीडिंग करेंगे, टीचर अच्छे से स्पष्ट करेगा अपने लेसन को, अच्छे से अर्थ बताएगा, मीनिंग बताएगा, कठिन शब्दों को बताएगा, मुहावरे वाक्यांशों की व्याख्या करेगा, क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ को टीचर जांचेगा, पूरे भावों को पाठ के बताएगा। ठीक है, तो इसमें जो ये चरण है, जो मेनली ये वाइल रीडिंग वाला, इसमें शिक्षक को शब्दों के उच्चारण, विराम चिन्हों, भाव अभिव्यक्ति और संवाद शैली पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टीचर पूरा चैप्टर पढ़ाएगा, और चैप्टर पढ़ाएगा तो वो बच्चों के देखेगा कि कहाँ कहाँ बच्चा मिस्टेक कर रहा है, उसकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो रही है नहीं हो रही, जो चारों स्किल है, रीडिंग स्किल है उसकी, या बोलने की स्किल अच्छे से डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, वहाँ कहीं उच्चारण में कोई गलती तो नहीं कर रहा है, या फिर ग्रामर बच्चे को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो सारी स्किल साथ साथ चल रही हैं। उसके बाद फिर आता है आपका पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग, अब पोस्ट रीडिंग में क्या करेंगे कि पाठ पढ़ने के बाद जो बच्चे ने सीख लिया उसको आत्मसात करवाना है, और उसमें सृजनात्मक कौशल का बच्चे में विकास करना है। यानी कि पाठ पर आधारित हम देखेंगे कि बच्चे ने कितना पढ़ लिया, क्या उसको सारा समझ में आया। उसको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए दे देंगे, ओरल वर्क दे देंगे, होमवर्क देंगे बच्चे को, ठीक है, अनुच्छेद लिखने के लिए दे सकते हैं, कोई संवाद लेखन दे दिया, कोई पाठ की समालोचना बच्चे से करवाई, कहेंगे कि चलो बच्चे हमने ये पाठ पढ़ लिया, तो आप इस पाठ के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, खुद ही उसके जीवन से जोड़ना है, उसको गृह कार्य देना है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर हम दे सकते हैं, मान लीजिए आप सुभाष चंद्र बोस का पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ने के बाद आप उनसे पूछोगे नेताजी के किस गुण से आपको प्रेरणा मिली, क्या चीज़ आपको नेताजी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, गद्य शिक्षण। अब देखिए गद्य शिक्षण में 3 सोपान भी माने जाते हैं, 3 चरण माने जाते हैं। 3 चरण में मैं एक बार बता देती हूँ, वो शायद मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है इसमें स्लाइड में। देखिए 3 चरण, 3 चरण हैं आपके। पहला है वाचन, फिर है व्याख्या, फिर है आपका विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण, ठीक है, ये 3 सोपान हैं इसके। अब वाचन, वाचन में क्या होगा, एक तो वाचन में सहस्वर वाचन होता है, सहस्वर वाचन, एक आदर्श वाचन, एक अनुकरण वाचन, एक मौन वाचन, एक होता है आपका गहन मौन वाचन। गहन मौन वाचन, ठीक है, ये द्रुत मौन वाचन है, द्रुत मौन वाचन। ठीक है, तो इस तरह से वाचन हम क्लास में करवाते हैं। सहस्वर वाचन जब 7 बच्चे मिलकर पढ़ते हैं। आदर्श वाचन टीचर करवाता है, अध्यापक ही आदर्श वाचन करवाएगा। अनुकरण करेंगे छात्र, छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। ठीक है, द्रुत वाचन मौन वाचन होता है, एकदम से मतलब कॉन्टिन्यूसली मौन रहकर पढ़ना। ठीक है, गहन वाचन डीप में स्टडी करना, डीप में पढ़ना। ये वाचन के प्रकार हैं। अब आती है व्याख्या। व्याख्या किसकी करेंगे हम, एक तो शब्द व्याख्या, ठीक है, एक भाव व्याख्या, भाव व्याख्या। ठीक है, और विचार विश्लेषण में हम क्या करेंगे, भाव ग्रहण, सारांश ग्रहण और पाठ के बाद विचार, पठन के बाद विचार। ठीक है, के बाद विचार, ये वही है। यहाँ पे परी रीडिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे वाइल रीडिंग और यहाँ पे पोस्ट रीडिंग। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला करते हैं। अब गद्य शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, मेनली किस किस तरह से हम गद्य शिक्षण को बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि गद्य शिक्षण का पाठ का सिर्फ पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता, उसके भावों को, अर्थों को और संदेशों को समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ शिक्षण विधि अपनाई जाती है, जैसे कि पहली है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक सबसे पहले करता है,
टीचर शुद्ध उच्चारण के साथ, सही गति के साथ और सही विराम के साथ पाठ को पढ़ेगा। छात्रों को वाचन का आदर्श रूप दिखाया जाता है। लय, स्वर, विराम चिन्हों आदि की जानकारी बच्चों को दी जाती है बच्चों को, और छात्रों में सुनने और पढ़ने की रुचि का विकास किया जाता है। ठीक है। शिक्षक कहानी का पहला अनुच्छेद स्वयं पढ़कर बच्चों को सुनाता है। तो आदर्श वाचन टीचर के द्वारा किया जाता है। फिर आता है अर्थ बोध विधि। अर्थ बोध विधि को अर्थ कथन विधि भी बोलते हैं। अर्थ कथन विधि यह सबसे प्रचलित विधि है। गद्य शिक्षण की परंपरागत विधि भी है। इस विधि में अध्यापक हाथ में पुस्तक लेकर स्वयं वाचन करता है, यानी कि अर्थ टीचर खुद बताता है, टीचर खुद पढ़ता है इसमें। ठीक है। सारा काम शिक्षक ही करता है, छात्र बस निष्क्रिय होकर, मूक होकर सिर्फ सुनते रहते हैं। तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को सिर्फ बता रहा है इस विधि में। ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा, छात्रों की समझ विकसित होगी, भाषा ज्ञान बढ़ेगा और शब्दकोश ज्ञान भी बढ़ेगा। कुछ ये बोरिंग भी होता है, निष्क्रिय होकर सुनेंगे तो बच्चों कई बार इसमें बोर भी हो जाते हैं इस विधि में। लेकिन यहाँ पर टीचर सब कुछ टीचर ही करता है। टीचर अनुवाद करेगा, कोई एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, इस तरह से। फिर आती है आपकी उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि, अब उद्बोधन विधि क्या है, इस विधि में अब जो ये उद्बोधन विधि है, देखिए ये विधि पर स्टार कर लीजिए। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्योंकि वैसे तो एक बात और ध्यान रखिए आप सब बच्चे, कि हिंदी में उनके शब्दों में ही उनका मीनिंग छुपा होता है। जितनी भी आपको विधियाँ मिलेंगी, सब विधियाँ उनके नाम में ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है, सबका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि ये है कि उद्बोधन विधि, उद्बोधन यानी कि यहाँ पर टीचर उद्घोष कर रहा है, उच्चारण कर रहा है। ठीक है। अब इस विधि में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ टीचर सिर्फ उच्चारण करके बताता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरह की बच्चों को कोई भी अर्थ नहीं बताता, कोई अर्थ बोलकर नहीं बताता, बल्कि वो एक कुछ क्रियाएं करता है, कोई एक्टिविटी करता है और एक्टिविटी के द्वारा उद्बोधित करता है, जिससे बच्चा खुद ही उसके अर्थ को निकालने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है। भावों और उद्देश्यों को, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा, बच्चे पाठ से जुड़ाव महसूस करेंगे और उनको उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई स्वामी विवेकानंद जी का पाठ है, तो उसमें टीचर उसको शुरू करने से पहले ही उसके सारे के सारे जो जीवन है, उनके आदर्श हैं, उनके बारे में उद्घोषणा करेगा, उद्बोधन करेगा या उनको बताएगा। अगली है आपकी व्याख्या विधि। अब व्याख्या भी नाम में ही आपके दिख रहा होगा कि व्याख्या करना, कि यहाँ टीचर क्या करेगा, हर पंक्ति की व्याख्या करता है। ठीक है। व्याख्या करके फिर बच्चों को वो हर चीज़ को डीप में जाकर पढ़ाता है, यानी कि विस्तार से ज़्यादा पढ़ाता है। इसमें टीचर क्या करता है, बच्चों को कठिन शब्दों की भी व्याख्या करता है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ाएगा, साथ में उनके भावों को स्पष्ट व्याख्या करेगा, शब्दों में छिपे जितने भी प्रसंग हैं, कथानक हैं, उनके बारे में बताएगा। व्याख्या के दौरान व्याकरण भी काफ़ी हद तक यूज़ करता है टीचर यहाँ पर। ठीक है। तो गहराई की समझ बच्चे को होगी, विचारशीलता, आलोचनात्मक सोच बच्चे की बढ़ेगी, बौद्धिक विकास बच्चे को होगा। ठीक है। जैसे उदाहरण दे दिया कि उन्होंने जीवन भर सत्य का पालन किया, इस वाक्य की व्याख्या हो, उसका नैतिक महत्व बताना, इस तरह से। अगली है प्रश्नोत्तरी विधि, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा टीचर और उससे बच्चे में मूल्यांकन के वैल्यूएशन का जो एबिलिटी है बच्चे में, वो डेवलप होगी। इस विधि में टीचर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो उसके आसपास से हों। ठीक है। और यह दूर भी हो सकता है कि अध्यापक उनको जो गलतियां होंगी बच्चों से पूछेगा, बच्चों ने गलतियां करी तो फिर टीचर क्या करेगा, उन गलतियों को दूर करने की यहाँ पर कोशिश करता है। संवादात्मक वातावरण बनता है क्लासरूम का, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछना। अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बच्चे एक्टिव नहीं रह पाएंगे, क्लासरूम में अच्छे से इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, टीचर जो पढ़ा रहा है उस पढ़ाने में वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहेंगे तो बच्चे भी एक्टिव होकर पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, पूरी जो लर्निंग हम बच्चे करवाना चाहते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। छात्रों में सक्रिय भागीदारी होगी और पाठ की जानकारी अब बच्चों को अच्छे से आएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए कहानी में मुख्य पात्र कौन था, उसने क्या निर्णय लिया, तो इस तरह से टीचर क्या करेगा, बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहेगा जैसे जैसे वो चैप्टर को पढ़ाएगा। अगली है समीक्षा विधि। अब जो आपकी समीक्षा विधि है, इस समीक्षा विधि में क्या होता है कि जो अन्य जितनी भी विधियां थी ना, सारी विधि उन सब विधियों की पूरक है, क्योंकि एक स्वतंत्र विधि नहीं है। इस विधि में क्या करते हैं कि गद्य पाठ के जितने भी विश्लेषण है, विश्लेषण करना, उसके गुण दोषों की विवेचना करना, ठीक है, भाषा कौशल की भाषा कौशल की विकास को विकसित करना, लेखन कौशल के बारे में बच्चों को बताना कि पाठ में क्या पढ़ा, क्या सीखा, किस तरह से किया। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए आपने एक चैप्टर बच्चे को पढ़ा दिया, उस चैप्टर के बाद में जब आप बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए देते हो,
आपके एनसीईआरटी बुक्स में से कोई एक्सरसाइज करने के लिए दे देते हो। एक्सरसाइज के बीच में ना लास्ट में एक कॉलम बना होता है, उस कॉलम में पूछा होता है, बच्चों से पूछते हैं पाठ से रिलेटेड ही, अगर ये चीज़ अगर आप होते तो इस जगह पर आप क्या करते, कि बच्चों को समीक्षा करने के लिए देना, कि बच्चों अपने आप को दूसरों के सामने बताएं कि हाँ हाँ हम ये कर सकते हैं। अगर पाठ में मान लीजिए चोरी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो पूछेंगे कि अगर चोरी करने से क्या हुआ, अगर आप चोरी करोगे तो आप क्या करोगे। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल बच्चे को देते हैं समीक्षा करने में। ठीक है, पूरा मतलब क्रिटिकली एनालिसिस करना, इवेलुएट करवाना, बच्चों से पूछना कि पाठ में आपने क्या सीखा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। स्पष्टीकरण में अब जो ये स्पष्टीकरण विधि है, इस स्पष्टीकरण विधि में बच्चों को शब्दों का अर्थ ही नहीं निकालना आता मान लीजिए, तो शिक्षक क्या करेगा, खुद ही उनके अर्थ बता देता है। मान लीजिए टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को बोल रहा है कि चलो इसकी व्याख्या करो। अब बच्चे को व्याख्या करने नहीं आ रही तो टीचर क्या करता है, बीच बीच उनकी हेल्प कर देता है। टीचर खुद ही उनकी व्याख्या करके बच्चों को बता देता है। और पाठ में कहीं कहीं मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो भी भाषा, प्रतीकात्मक भाषा आती है, शिक्षक उसको विस्तार से बताता है, बीच बीच में बताता रहता है। ठीक है, संकेत भाषा की समझ होती है, इससे साहित्य ज्ञान बढ़ता है बच्चे को, और पाठ के जो डीप मीनिंग है उसके बारे में बच्चे को पता चलता है। मुहावरे होंगे या लोकोक्तियाँ होंगी, जो भी होंगी उनके बारे में बच्चे को पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में 9-2-11 मुहावरे का अर्थ, इसका प्रयोग से समझाना, स्पष्ट मतलब पूरा स्पष्ट करके बताना। कहीं ना कहीं उद्बोधन विधि भी इससे रिलेट करती है स्पष्टीकरण से। जैसे उद्बोधन की विधि में अध्यापक वहाँ पर उद्बोधन कर रहा था, बता रहा था, उच्चारण कर रहा था। ठीक है, वहाँ पर वो डिफिकल्ट वर्ड नहीं बता रहा था, लेकिन पूरा भावों के साथ एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर भी यहाँ स्पष्टीकरण दे रहा है। सेम ही हैं दोनों ही विधियाँ। फिर आता है आपका पद शिक्षण। पद क्या है, जैसे पोइट्री की ऐसे ही ये भी आता है आपका पद। पद एक साहित्यिक रचना होती है जिसमें छंद, लय, गीत, ताल संगीतात्मक और भावात्मक होती है। इसमें हम लय के साथ, यानी कि कहानी, कविताओं को लय के साथ बोला जाता है, उसे ही बोलते हैं पद शिक्षण। पोइट्री, जहाँ पोइट्री की बात होती है वहाँ पद शिक्षण होता है। पोइट्री में गीत होते हैं, दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं, भजन और श्लोक होते हैं। इन सारी चीज़ों को आनंद के साथ, लय के साथ बोला जाता है। ठीक है, लय के साथ, जहाँ लय के साथ बोला जाए वहीं पोइट्री होती है। आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बच्चों में भावात्मक चेतना का विकास करने के लिए, श्रवण, उच्चारण और स्मृति का विकास करने के लिए, सौंदर्य बोध साहित्य की रुचि बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए और भाषा की लयात्मक और छंद संरचना का ज्ञान बच्चों को देने के लिए। इसलिए ये विधि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस विधि से बच्चे में भावना, कल्पना और बुद्धि तीनों पक्ष बच्चे में अच्छे से विकसित होते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, कविता के सौंदर्य और भावों को ग्रहण करना, लय, ताल और छंद की पहचान करना, कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता का विकास करना। ठीक है, काव्य भाषा और प्रतीकों की समझ विकसित करना, उच्चारण और वाचन कौशल का विकास करना, नैतिक और सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा देना। जब भी हम बच्चों को कविता पाठ करवाते हैं ना, कविताएं बच्चों को पढ़ाएंगे, हमेशा हम लय के साथ बोलते हैं। कभी भी जैसे हम गद्य शिक्षण करते हैं, प्रोज बोलते हैं, ऐसे कभी भी नहीं बोलते, हमेशा लय के साथ बोलेंगे। हम गा कर बोलेंगे, राइम के साथ बोलेंगे। ठीक है, तो हमेशा हम कविताओं को गा कर ही पढ़ाया जाता है, गा कर ही बच्चों को सिखाया जाता है। अब इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, विधियाँ पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसके दो पक्ष होते हैं कविताओं के, काव्य के पक्ष होते हैं दो। एक होता है आपका भाव पक्ष, एक होता है आपका कला पक्ष। जो भाव पक्ष है यह काव्य की, इसको आत्मा बोलते हैं, आत्मा और भाव प्रधान होता है इसमें। और जो काव्य, ये कला है आपकी, यह इसको काव्य का शरीर बोला जाता है, शरीर। यह अभिव्यक्ति की कुशलता प्रदान करता है, जो कला वाला पक्ष होता है आपका। ठीक है, चलिए अब इसकी विधियाँ कौन सी, पहली है गीत विधि। अब गीत विधि, अब इसमें क्या होगा कि गीत के द्वारा बच्चों को सिखाया जाएगा। और जो ये विधि है, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, उन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि बच्चे जिस एज में होंगे प्राइमरी क्लासेस में, उनको कहानियाँ, कविताएं ज़्यादा रुचि लेते हैं। लय और ताल के साथ वो ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो स्वर और लय के ताल के साथ सहज स्वर वाचन बच्चों के साथ करवाया जाता है। ठीक है, गीतों के द्वारा शिक्षण रोचक बनाता है, बच्चों का इंटरेस्टिंग लगती है, बच्चों को, बच्चे आनंद लेते हैं। ठीक है, तो कविता को सुर ताल के साथ गाकर पढ़ाया जाता है। रुचि, आनंद और स्मरण शक्ति का विकास होता है। भाव, लय और संगीत मेल कविता के अधिक प्रभावशाली बनाता है। जैसे सारे जहाँ से अच्छा गीत बच्चों को सिखाना, कोई भी कविता सिखानी बच्चों को। अर्थबोधन विधि, अब देखिए अर्थबोधन विधि में अर्थ के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अर्थ के साथ स्वयं ही बच्चे कविता गाते हैं, स्वयं ही गाकर उसका अर्थ भी बच्चे बता देते हैं।
इसमें छात्रों को कविता के गूढ़ भाव समझ में आते हैं, शब्दकोश ज्ञान व भावार्थ समझने की क्षमता बच्चे की बढ़ती है। अब ये वाली विधि भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दंडान्वय विधि। अब जो दंडान्वय विधि है इसके प्रवर्तक है ओंकार। प्रवर्तक हैं ओंकार दास। ठीक है। इनकी बुक थी एक अन्वय प्रबोध, बुक थी इनकी अन्वय प्रबोध। ठीक है। अब जो ये अन्वय है, अन्वय के दो भेद माने जाते हैं अन्वय के ही। पहला है दंडान्वय, दूसरा है खंडान्वय। ठीक है, इससे से पढ़ते हैं दंडान्वय, इसलिए जो अन्वय है, अन्वय की ही दो जो विधियां हैं उनको ही पढ़ते हैं, दंडान्वय और खंडान्वय। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपके दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि में क्या होगा, इसमें हम पूरे वाक्य का अर्थ बताते हैं, यानी कि दंड का अर्थ, वाक्य का दंड किसको बोलते हैं, वाक्य को, वाक्य के अर्थ को हम अच्छे से विश्लेषण करके बच्चों को बताते हैं। ठीक है। यह कविता विद्यार्थी के शब्दक्रम, व्याकरण और शुद्ध भाषा प्रयोग को गहराई से समझाती है। पारंपरिक विधि है, विशेषकर संस्कृत और हिंदी के काव्य के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगली विधि आपकी खंडान्वय विधि। अब जो खंडान्वय विधि है, खंडान्वय विधि यानी कि खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे अंशों में को विभाजित करके बच्चों को कविता के बारे में बताना, पढ़ाना। ठीक है। और यहाँ पर यह बहुत सरल विधि मानी जाती है, प्रत्येक खंड को भाव के साथ जोड़ा जाता है, छात्रों को भाव व सौंदर्य बहुत सुलभ होता है। ठीक है। इस तरह से खंडान्वय विधि हुई आपकी। अगली है आपकी व्यास विधि। यह विधि व्याख्या विधि का ही विस्तार है। यहाँ पर व्याख्या विधि जैसे हम पढ़ी थी हमने पद्य शिक्षण में, आपके गद्य शिक्षण में, ऐसे ही ये व्यास विधि आपकी यहाँ पर की जाती है आपके ये पद्य शिक्षण में। इस विधि में शिक्षक क्या करता है, कथावाचक की भांति एक एक पद को स्पष्ट रूप से करते हुए उदाहरण के साथ प्रयोग करके बच्चों को बताता है। इस विधि में कविताओं को भाषा व भावों की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें जो ये कविता है, कविताओं को कहानी की तरह भी पढ़ाया जाता है बहुत बार इस व्यास विधि में। ठीक है। यह विधि सृजनात्मक शिक्षण की शैली है। इसमें विद्यार्थियों को कविता की विस्तृत व्याख्या, संदर्भ और व्यक्तिगत चिंतन के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्र कविता पर स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करते हैं। भावार्थ, संदर्भ, आलोचना सभी पहलुओं का समावेशन यहाँ पर किया जाता है। विस्तृत व ज्ञान अध्ययन हेतु बहुत ज़्यादा उपयुक्त है यह विधि। अब भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, कुछ और विधियाँ भी हैं जिन्हें हम आधुनिक विधियाँ भी बोलते हैं, जैसे कि खेल विधि, प्ले वे मेथड से पढ़ाना। यह खेल में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हेल्प करती है। कहानी, कविता, रोल प्ले, चित्र, पहेलियाँ, कार्ड्स, गेम्स का उपयोग हम इसमें करते हैं। प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक कक्षाएं होती हैं या प्राथमिक स्तर पर के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे खेलने में रुचि लेते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तनावरहित इन्वायरमेंट होगा। बच्चे को सारी स्किल को डेवलप करने में बड़ी हेल्प मिलती है खेल विधि से। फिर है मॉन्टेसरी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की विधि है। यह इंद्रिय अनुभव और स्वतंत्र गतिविधियों पर आधारित है, यानी कि सेंस पर मेनली मारिया मॉन्टेसरी ने काम किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चे अपने सेंस से अपने आप ही सीखते हैं, अपनी गति से सीखेंगे। बच्चों का फ्री छोड़ दो, इससे बच्चे क्या होगा, अगर फ्री छोड़ोगे तो बच्चे में आत्मनुशासन आएगा, निरीक्षण आएगा और सब निर्देशन बच्चे का बढ़ेगा। ठीक है। अक्षर पहचान करना, ध्वनि ज्ञान, लेखन का अभ्यास होगा इस विधि से। फिर है आपकी सूत्र विधि, मैक्सिमस। इस विधि में बच्चों को नियम बताना, संक्षिप्त बातें बताकर याद करवाई जाती हैं। यह विधि व्याकरण को सिखाने में सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है, क्योंकि रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, नियम की बात हो रही है। बच्चों को नियमित भाषा संरचना के की समझ होती है, परंपरागत पद्धति और आधुनिक शिक्षा में सीमित प्रयोग। अगली है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि हेलेन पार्कहर्स्ट ने दी थी। यह छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। जो इस वाली विधि है, इसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से भाषा अभ्यास करने के लिए दिया जाता है। आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा और जिम्मेदारी का विकास करवाया जाता है। ठीक है। हर छात्र को टास्क कार्ड, वर्क कार्ड भी दिए जाते हैं। फिर है किंडरगार्टन विधि फेडरिक फ्रोबेल ने की थी। यह विधि प्राकृतिक खेल, संगीत और गतिविधियों पर आधारित है। ये तो आपने पढ़ भी ली होंगी वैसे भी, आपकी जितने भी आप अपना बीएड में आप पढ़ रहे हो, बीएड में भी ये सारी ही जो आपकी विधियां हैं, ये विधियां आती ही हैं। ठीक है। तो इस विधि में मेनली इसमें फ्रोबेल ने एक बुक भी दी थी, जिसकी बुक का नाम है एजुकेशन ऑफ मैन।
ठीक है। इसमें उसने शिक्षण सिद्धांतों का पूरा उल्लेख किया गया है। इन्हें किंडरगार्टन क्या है, मेनली गार्डन की तरह है कि गार्डन में जैसे कि माली अपने फूलों की देखभाल करता है ना, ऐसे ही अध्यापक को भी अपने बच्चों को सहेज कर रखता है अध्यापक भी, और छोटी कक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। अब अगला टॉपिक है आपका अधिगम क्षमताएं। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन हमेशा, जैसे कि आपका डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया, लिखने में कठिनाई, ग्राफ हम ग्राफ बनाते हैं ना, समझ लिए, लिखने में बच्चों को परेशानी होती है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि आपकी गणना से रिलेटेड होगी, मैथ की। फिर है आपके डिस्प्लेक्सिया, गति और भाषा नियंत्रण में समस्या जब बच्चे को होती है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सुनी हुई बातों को समझने में जब बच्चे को परेशानी होती है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देखी हुई चीज़ों की जानकारी को समझने में जब बच्चे को कठिनाई होती है। ठीक है, तो चलिए ये अगले में करवाऊंगी मैं टॉपिक आपको। मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।